नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमें प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका आज लास्ट वीडियो है कि जिसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य रूप से आखेट है, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने आखेट के बारे में, संग्रहण या एकत्रीकरण के बारे में, इसके अलावा पशुचारण के बारे में तथा कृषि के बारे में, ठीक है। और आगे हम खनन के बारे में है, लकड़ी काटने के बारे में है, इन सभी चीज़ों के अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कृषि के बारे में 6 कृषि के प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें स्थानांतरित कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, जीवन निर्वहन कृषि, वाणिज्य के अनाज कृषि, ठीक है। इसके अलावा जो दुग्ध कृषि है, ट्रक कृषि है, फलोद्यान कृषि है, इस प्रकार की हम कृषियों के बारे में आज अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहला है, इसमें देखो जो कृषि पढ़ ली, उसके अलावा इसमें 7वें नंबर भी आती है दुग्ध कृषि। जो नाम से देखो पता चल रहा है कि दुग्ध कृषि, कौन सी कृषि को हम दुग्ध कृषि कहेंगे, यानी जिसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध का उत्पादन होता है। ये तो नहीं है कि दूध किसी चीज़ से बोया जाता है, कोई पेड़ के लगता है, ये नहीं है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, दुग्ध कृषि के अंतर्गत एक जो कृषि क्रियाएँ होती हैं वह कृषि कार्य इसी के लिए जो चारे के रूप में किया जाता है और उसमें पशुपालन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है, डेयरी उद्योग आता है। यानी डेयरी है, उस डेयरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, दुग्ध कृषि के नाम से जाना जाता है। जिसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो दुग्ध कृषि में जो पशुपालन किया जाता है या जो डेयरी की जाती है, ये एक डेयरी उद्योग है, इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है और इसमें जो पशु होते हैं उस पशुओं के प्रजनन है, उनकी नस्ल सुधार है तथा उनके पशुचारण है, उनको पौष्टिक आहार देने के लिए उनके स्वास्थ्य का आदि का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है या अत्यधिक उसमें ख्याल रखा जाता है, अधिक उसमें मेहनत की जाती है। प्रजनन का, पशुचारण का और नस्ल सुधार पे कार्य इसमें क्या किए जाते हैं, अधिक किए जाते हैं। इसके बाद में आता है कि इसमें जो भी देखो कार्य होता है वो सभी किसके द्वारा होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। कि इसमें पशुओं जो डेयरी फार्मिंग है तो उसमें उनको क्या है, चारा काटने के लिए चारा जो काटा जाता है वो सभी कार्य तथा जो भी इनमें क्रियाएं होती हैं, दुग्ध निकालने का कार्य, सारी कार्य किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। और किस विधि के द्वारा होता है, वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक रीति से इसमें जो कार्य होते हैं वो होते हैं। और किन के द्वारा होते हैं, मशीनों के द्वारा होते हैं। इसके बाद में आता है कि ये कार्य वर्तमान इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं कि जिसमें दुग्ध कृषि है वो क्या की जा रही है, वर्तमान समय में भी एक व्यापारिक स्तर पर की जा रही है। वर्तमान समय में भी दुग्ध कृषि का कार्य है वो किसके स्तर पर किया जा रहा है, व्यापारिक स्तर पर, एक व्यापार के उद्देश्य से, एक व्यवसाय के उद्देश्य से दुग्ध कृषि का कार्य वर्तमान में विश्व में कौन कौन से क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो उसमें आता है, देखो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में दुग्ध कृषि का कार्य किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा हॉलैंड है, डेनमार्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में भी क्या किया जाता है, जो दुग्ध कृषि का कार्य किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि पशुओं की प्रजनन, पशुचारण, नस्ल सुधार पर ध्यान रखा जाता है, सभी क्रियाएं वैज्ञानिक तरीके से की जाती हैं, सभी कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। और वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से, इसमें देखो पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होती है। यह क्रिया होती है जो पशुपालन या डेयरी उद्योग है, एक स्थान विशेष पे यानी स्थायी रूप से रहकर किया जाने वाला एक कार्य है। और ये कौन कौन क्षेत्रों में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। वर्तमान में भी एक व्यवसायिक स्तर पर किया जाने वाला व्यवसाय है या प्राथमिक क्रिया है, जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जो हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये एक प्राथमिकी क्रिया है जो वर्तमान में भी जो देश हैं कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो वो सभी ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में वर्तमान समय में भी क्या की जा रही है, दुग्ध कृषि का कार्य किया जाता है। इसके बाद में 8वें नंबर पे आती है ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि के बारे में, जो हम पहले पार्टों में भी आगे के जो हमें भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत के जो चैप्टर हैं उनमें, तो उसमें भी हमें ट्रक फार्मिंग के नाम से इसको पढ़ेंगे। जो ट्रक कृषि है, ट्रक फार्मिंग, ये तो है नहीं कि ट्रकों में इसको बोया जाता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इसके नाम से कि जो सभी क्रियाएं जैसे रातों रात या समय के अनुसार उन्हें जो बाजार में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है या पहुंचाया जाता है, कृषि कार्य से या कृषि क्षेत्र से उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, बाजार में पहुंचाया जाता है, तो वे कृषि कौन सी कृषि कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कृषि कहलाती है।
जैसे मुख्य रूप से इसमें फल है, जो सब्जियां हैं, इस प्रकार की कृषि इसमें क्या आती है, अधिक आती है। फल सब्जियों का इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और देखो नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के कारण से उस क्षेत्र में कृषि भूमि उपलब्ध नहीं होती है, और उसके निकटवर्ती लगने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो फल है, सब्जी है, उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और उसको खराब होने से बचाने के लिए प्रशीतलक युक्त या रेफ्रिजरेटर युक्त जो ट्रक होते हैं, उन्हें ट्रक या साधनों में भरकर रातों रात उसे कहाँ पहुँचाया जाता है, नगरीय बाजारों में पहुँचाया जाता है। क्योंकि नगरीय बाजारों में जनसंख्या अधिक होने के कारण से नगरीय बाजारों में इसकी मांग क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी मांग अधिक होने के कारण से क्या है, इसे रातों रात ट्रकों के माध्यम से जो पहुंचाया जाने के कारण से या बाजार में उपलब्ध कराए जाने के कारण से इसे क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग के नाम से इसे जाना जाता है। इसका शुभारंभ देखो कहाँ हुआ, विश्व में सबसे पहले ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग का शुभारंभ हुआ, या सबसे पहले ट्रक फार्मिंग कहाँ से शुरू हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई। और इसका संबंध किससे है, नगरीकरण से, कि जिन क्षेत्रों में या जिन नगरों में क्या होती है, जिन क्षेत्रों में क्या होती है, ये सुविधा यानी अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में इनका संबंध किससे है, नगरीकरण से है, कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो जनसंख्या अधिक पाए जाने के कारण से उन क्षेत्रों में जो आवश्यकताएं होती है, फल है, सब्जी, उनकी जो आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इस कृषि में सबसे अधिक जो संबंध है या सबसे अधिक जो बाजार कहाँ उपलब्ध होते हैं, इन्हें जो नगरीकरण में उपलब्ध होते हैं। नगरीकरण या नगरों में जनसंख्या बढ़ना भी नगरीकरण का जो सामान्य अर्थ होता है, तो इसमें नगरों में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है या ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि है वो कहाँ की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के निकटवर्ती लगने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। तो यह है ट्रक फार्मिंग, जो मुख्य रूप से इसी के अनुसार इसका नाम जो आपको बताया कि ट्रकों में रातों रात भर से बाजार तक पहुँचाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रक फार्मिंग नाम पड़ा। 9 नंबर में इसमें आती है फलोद्यान कृषि। 9 नंबर में आती है फलोद्यान कृषि के बारे में, कि जो जिसमें मुख्य रूप से देखो नाम से पता चल रहा है फलों का उद्यान, यानी फलोद्यान, जिसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, फलों का जो कृषि की जाती है, जो फल हैं उन्हें फलों के इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो इसमें देखो आगे है फलोद्यान कृषि के बारे में। अब देखो अगला आता है इसमें फलोद्यान के बारे में, ठीक है, कि फलोद्यान देखो नाम से कि फलों का उद्यान, जिसमें फलोद्यान कृषि क्या है, कि जिसमें मुख्य रूप से यह एक ट्रक फार्मिंग कृषि की तरह एक कृषि है, जिसमें क्या किया जाता है, साग सब्जी की जगह फलों का उद्यान या फलों का उत्पादन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, ट्रक फार्मिंग में मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। फल है, फूल है आदि का उत्पादन, इसमें फल और फूल का उत्पादन किसमें अधिक किया जाता है, फलोद्यान कृषि में अधिक किया जाता है। यह मुख्य रूप से देखो कौन कौन क्षेत्रों में की जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। भूमध्य सागर है, इसके आसपास के जो क्षेत्र है उनमें, तथा जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें, तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें भी क्या की जाती है, फलोद्यान या फलों की और फूलों की क्या की जाती है, कृषि की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, फलोद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें देखो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन कौन से, देखो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग वहाँ पे क्या है, जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, प्राकृतिक दशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। वहाँ पे भूमि है वह अलग अलग जो प्रकार की पाई जाती है, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, भूमि की गुणवत्ता उपजाऊतापन है वो अलग अलग होती है, उबड़ खाबड़, कहीं पर रेतीली, कहीं पर क्या पठारी, इस प्रकार से अलग अलग पाई जाती है। तो उसी के आधार पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखो कौन कौन से फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें केला, इसके अलावा इसमें आम और नारियल है, केला है, आम है और नारियल है आदि का उत्पादन कहाँ किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इन फलों का उत्पादन किया जाता है, आम, केला और नारियल। दूसरा आता है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखो सेब है और नाशपाती है, सेब, नाशपाती, इस प्रकार के फलों का उत्पादन क्या किया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा इसमें आता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है,
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कौन कौन से फलों का उत्पादन किया जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जो खट्टे वर्गीय फल हैं, उन खट्टे वर्गीय फलों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में खट्टे वर्गीय जो फल है उनका उत्पादन किया जाता है, जिसमें कौन से खट्टे वर्गीय? नींबू है, नारंगी है, संतरा है, अंगूर है। इस प्रकार के इस वर्ग के जो भी फल है, खट्टे वर्ग के जो फल हैं, उन फलों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो यह बागायती कृषि है जो भारत में। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है? फलों का उत्पादन भी किया जाता है। तो भारत में देखो गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, वह अन्य फूलों का उत्पादन क्या है? बहुतायत से होता है या अधिक होता है या उत्पादन किया जाता है। यानी जो फलोद्यान कृषि है उस फलोद्यान कृषि में मुख्य रूप से जो फलों का वह फूलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। फलों का उत्पादन कौन कौन क्षेत्रों में है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम, केला और नारियल का उत्पादन है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जिसमें सेब है, नाशपाती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे वर्गीय फलों का उत्पादन नींबू, संतरा, नारंगी, अंगूर इस प्रकार के फलों का उत्पादन इसमें क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है। और भारत में इसके साथ साथ क्या की जाती है? फूलों की, जिसमें गेंदे और गुलाब के फूलों की अधिकता है। इसके अलावा अन्य फूलों की खेती भी, कृषि भी की जाती है जो भारत में है। तो ये हमारे जो पांचवा पॉइंट हम पढ़ रहे थे कृषि के बारे में, तो वो कृषि के या कितने प्रकार पढ़े हमने? 9 प्रकारों के बारे में पढ़ा। 9 प्रकार की कृषि प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, ये कृषि की जो एक प्राथमिक व्यवसाय है, एक प्राथमिक क्रिया है, तो उसकी 9 प्रणालियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला इसमें छठी प्राथमिक जो क्रिया आती है वो कौन सी आती है? लकड़ी काटना। यह भी एक क्या है? मानव का प्राचीनतम एक प्राथमिक व्यवसाय है या प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया है, जिसके द्वारा मानव लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेच करे या उससे अन्य उत्पाद तैयार करके मानव के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें व्यवसाय के तौर पे वर्तमान में किया जाता है। प्राचीन समय में मानव लकड़ी काटता था, तो प्राचीन समय में मानव के द्वारा लकड़ी काटने का कार्य कैसे किया जाता था? सिर्फ ईंधन के रूप में किया जाता था। सिर्फ किस में किया जाता था? ईंधन के रूप में लकड़ी काटने का कार्य मानव के द्वारा एक प्राथमिक व्यवसाय के लिए या प्राथमिक व्यवसाय के रूप में किया जाता था। जो ईंधन के रूप में मानव प्राचीन समय में क्या करता था? लकड़ी काटता था। लेकिन वर्तमान समय में लकड़ी काटने का कार्य एक व्यवसायिक या व्यापारिक तरीके से या व्यापारिक स्तर पर किए जाने के कारण से इसका अधिक उपयोग या अधिक जो प्रचलन हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी काटना, लकड़ियों के लट्ठे बनाना, लकड़ियों को आरा मशीन तक पहुँचाना, ये सभी कार्य इसमें शामिल है। उसके अलावा इनसे अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे फर्नीचर है, इमारती जो लकड़ी इमारती में काम में ली जाती है, तो इस प्रकार के उपयोग में इसको लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो भी उद्योग हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें लकड़ी को एक जो कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे फर्नीचर है, कागज उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग है, उसमें कच्चे माल के रूप में इस लकड़ी को काम में लिया जाता है। तो इसमें लकड़ी काटना जिसकी विशेषता कि देखो प्राचीन समय में ईंधन के रूप में और वर्तमान में क्या है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में लकड़ी का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है या कच्चे माल के रूप में लकड़ी को काम में लिया जाता है। और यह कार्य देखो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में क्या है? वन संपदा पाई जाती है, वन संपदा की अधिकता है, उन क्षेत्रों में ऐसे कार्य अधिक होते हैं। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे हमने उष्ण कटिबंधीय जो फलों के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है या अलग अलग प्रजाति के अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखो साल है, सागवान है, चंदन है, इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? रोजवुड है, ठीक है, रोजवुड है, चंदन है, साल है, सागवान है, मोहगनी है। इस प्रकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या हैं? वृक्ष हैं। ठीक है, एक होता है शीतोष्ण जो वन है। शीतोष्ण देखो जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें वनों के प्रकार, जो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था और आगे के पार्ट आएंगे उसमें भी अध्ययन करेंगे वनों के प्रकार के बारे में। वन संपदा जो संसाधन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो वन है उनके बारे में। तो यहाँ पे देखो शीतोष्ण के जो कटिबंधीय कोणधारी जो वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन है, उन कोणधारी वनों में देखो लकड़ी काटने का कार्य है तथा व्यापारिक और एक ही प्रकार के वनों की इसमें क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है।
कि वर्तमान समय में शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन है उसमें लकड़ी का काटने का कार्य है वो कैसे किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, न कि जलाऊ लकड़ी या ईंधन के रूप में, बल्कि एक व्यापारिक स्तर पर क्या किया जाता है, लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। और उसमें भी एक ही प्रकार के पेड़ों क्या होती है, अधिकता होती है, एक ही प्रजाति के एक ही प्रकार के पेड़ों क्या होती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में एक ही प्रकार के वनों की अधिकता होने के कारण से इसमें संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लकड़ी काटना, लट्ठे बनाना आदि कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, मशीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कार्य देखो लकड़ी काटने का कार्य वर्तमान समय में जो भी किया जाता है वो कैसे किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। तो और कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें वर्तमान में भी क्या है, लकड़ी ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, लेकिन अधिकांश जो विश्व के ऐसे जो देश हैं जिनमें लकड़ी काटने का जो प्राथमिक व्यवसाय है उस लकड़ी काटने का प्राथमिक व्यवसाय कैसे किया जाता है, कि व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, एक व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है। जिसमें कौन कौन से हैं, कनाडा है, इसके अलावा नॉर्वे है, फिनलैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, जो ये सभी हैं, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों में लकड़ी काटने का कार्य कैसे किया जाता है, एक व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, यानी व्यापार के उद्देश्य से लकड़ी काटी जाती है। वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन देखो हम व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटते हैं, किसी भी कारणवश से हम पेड़ों को काटते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं या पेड़ों का विध्वंस करते हैं, तो उससे देखो हमारे जो वातावरण है या मानव प्रजाति या जीव जंतुओं को क्या होते हैं, अनेक प्रकार का नुकसान होता है। मानव प्रजाति का देखें तो मानव प्रजाति देखो पेड़ काटने से कि मानव प्रजाति को होने वाले नुकसान है या उसके परिणाम क्या होंगे, कि हम पेड़ों के अंदर धुंध कटाई करते हैं तो उसके परिणामों के बारे में हमने पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि पेड़ों को काटने से होने वाले परिणाम कौन कौन से हैं, या वर्तमान समय में पेड़ों के अंदर धुंध कटाई से हमारे सामने कौन से परिणाम आए हैं या कौन से परिणाम आएंगे, तो इसके बारे में। तो उसमें देखो पेड़ जो व्यापारिक स्तर पर काटे जाते हैं या किसी भी कारण से पेड़ों की कटाई की जाती है तो उसमें आने वाले जो परिणाम कौन कौन से हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। पेड़ों को काटने से मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है। नदियों में क्या आती है, बाढ़ आती है। इसके अलावा मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम होता है। इसके अलावा जो पर्यावरण है वो क्या होता है, असंतुलित होता है। जो आप वर्तमान समय में हम देख रहे हैं पर्यावरण असंतुलन है कि कभी इतना अत्यधिक गर्मी है, जो कभी सर्दी का मौसम होता है अत्यधिक सर्दी है, कभी सर्दी नहीं बढ़ना, बरसात का असंतुलित होना। देखो एक क्षेत्र में वर्षा हो जाती है दूसरे में नहीं होती है, वर्षा कम होना या किसी भी क्षेत्र में अधिक होना, कम होती है अतिवृष्टि, कहीं पर जो अतिवृष्टि अधिक होती है और कहीं पर अनावृष्टि यानी कम होती है, जिसके कारण से फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो क्या है पर्यावरणीय दुष्परिणाम या जो वनों के काटने से होने वाले जो परिणाम है उनको हमें देख रहे हैं। तो ये है छठा है लकड़ी काटना। ठीक है, अगला हम 7 नंबर में हम पढ़ेंगे खनन क्रिया के बारे में कि खनन क्रिया क्या होती है। अगला देखो आता है प्राथमिक क्रिया में खनन, जिसमें हमने 6 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 7वीं क्रिया आती है खनन क्रिया। खनन क्या होती है, देखो सामान्य रूप से भूगर्भ से या भूमि से खोदकर निकाले जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं या जो भी खोदकर निकाले जाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। और ये कहाँ की जाती है, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये क्रिया क्या होती है, विकसित होती है। खनिज क्षेत्रों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में खनन क्रिया क्या होती है, विकसित होती है। और जिन क्षेत्रों में खोदी जाती हैं या खनिज पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होती हैं। और खनिज देखो क्या होता है, खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक ये तत्व है या क्या होता है, एक यौगिक होता है। खनिज क्या होता है, एक प्रकृति द्वारा बना हुआ या प्राकृतिक रासायनिक तत्व होता है या एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक होता है जो किसके द्वारा बना होता है, स्वतः प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। जो अलग अलग प्रकार के होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में वर्गीकरण में कि जो विभिन्न प्रकार के होते हैं कितने भागों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, और देखो जिन स्थानों से एक होती है खान होती है,
एक क्या होती है खान। खान किसे कहते हैं कि जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ खोदा जाता है या खनिज पदार्थ निकाला जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। जहाँ से निकाला जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है या उस स्थान को क्या कहते हैं, खान कहते हैं। और देखो खनिज निकालने की क्रिया देखो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से खनन की जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जिसमें एक होता है खनन, ठीक है, दूसरा होता है आखनन और तीसरा होता है प्रवैधिकी। खनन है, आखनन है, प्रवैधिकी खनन है। इस प्रकार से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जिसमें मुख्य रूप से देखो जो कम गहराई में खोदी जाती है, ठीक है, कुछ अधिक गहराई में खोदे जाते हैं। जैसे ड्रिलिंग के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से खोदे जाने वाले खनिज जो क्या है पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस ये है जो भूमि में छेद करके खोदे जाते हैं। तो इसकी अलग अलग क्रिया होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रासायनिक तत्व है या क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और ये मानव विकास के इतिहास के दौरान देखो मानव ने जो अपने विकास किया है उस इतिहास काल है, मानव के विकास के इतिहास में खनिजों की जो खोज की अवस्थाएं हैं, खोज की अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं कि मानव ने कब कब किस किस खनिज की अवस्थाएं, कौन कौन से खनिजों की खोज की, तो उसकी अवस्थाएं देखो अलग अलग हैं। जैसे क्या है पाषाण युग है, तो उसमें मनुष्य के द्वारा पत्थर के जो औजार हैं उनके द्वारा वो बनाए जाते थे, उनको काम में लिया जाता था। फिर है ताम्र युग जिसमें तांबे के जो बर्तन है, उपकरण है, औजार है, हथियार वो बनाए गए। उसके बाद में कांस्य है जो एक मिश्री धातु है उसके द्वारा बनाए गए। फिर है लोह युग है जो वर्तमान में भी क्या है लोह इस्पात युग है, कि वर्तमान युग भी कौन सा युग कहलाता है, लोह इस्पात युग कहलाता है, कि जिसमें सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है, लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ये मानव विकास के इतिहास में खनिज की खोज की अवस्थाएं हैं जो कितनी हैं, 4 अवस्थाएं हैं, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, ठीक है। और ये उस समय जब इनका उपयोग किया जाता था तो किस काम में मानव इनको काम में लेता था या किस उपयोग में मानव इसका लेता था, मानव इसको लेता था, तो उसमें है कि प्राचीन युग में, प्राचीन काल में मानव इससे औजार या हथियार बनाता था। इनके द्वारा क्या बनाए जाते थे, औजार या हथियार। इन खनिजों के द्वारा मानव ने खोज करके इन खोज के द्वारा यानी खनिजों के द्वारा हथियार और औजार बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, कोई भी देश है उस देश के जो सभ्यता है एवं आर्थिक जीवन का क्या मापदंड है, वर्तमान में जो खनिज है कोई भी देश, किसी भी देश के सभ्यता व आर्थिक जीवन का क्या है मापदंड है कि वहाँ पे कितने खनिजों का उत्खनन किया जाता है और कितने खनिजों का वहाँ पे उपभोग किया जाता है। उसके आधार पे उस क्षेत्र विशेष की, उस देश विशेष की सभ्यता व आर्थिक जीवन का मापदंड किया जाता है कि वह देश विकसित है, विकासशील है या कैसा देश है, विकास कर रहा है, विकास की ओर अग्रसर है या कैसा देश है। तो उसका मापदंड का एक क्या है, वर्तमान में खनिज क्या है, आधार भी है कि उसके द्वारा एक मापदंड का आधार है। और इसके अलावा इन खनिजों में देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं जो वर्गीकरण में पढ़ेंगे हमें। लोहा खनिज है, अलोहा खनिज है, धातुई खनिज है, अधातुई खनिज है, ईंधन खनिज है। इस प्रकार से शक्ति के जो खनिज होते हैं, ईंधन खनिज ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है, तो जो मुख्य रूप से प्राचीन समय से जो प्रचलित हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, शक्ति के स्तंभ कहा जाता है। शक्ति के क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, जिससे अधिकांश जो ऊर्जा शक्ति का भाग है उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, शक्ति के स्तंभों में कोयला है, पेट्रोलियम है और ये प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, शक्ति के क्या है, स्तंभ है, जिनके द्वारा क्या होती है, हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। मशीनें या अन्य उपकरण क्या होते हैं, संचालित होते हैं, ठीक है, जो प्राचीन समय से काम लेते आ रहे हैं, जिन्हें परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं या जिन्हें क्या कहते हैं, अनव्यकरणीय, कि जिनका दोबारा नवीनीकरण नहीं कर सकते, दोबारा भी इनको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला निकाला जाता है कोई खान से, उस खान से संपूर्ण कोयला जहाँ पे जितनी मात्रा पाई जाती है कि जहाँ पे 10 टन कोयला पाया जाता है, अगर वो कोयला अगर निकाल लिया जाए वहाँ से तो वो 10 टन निकालने के बाद वहाँ पे कोयला दोबारा प्राप्त अपने अनुसार नहीं कर सकते, बल्कि प्रकृति में इनके क्या है, जो जैविक पदार्थ दबने कांड से कई हजार वर्षों में इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है, और इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो जैविक पदार्थों से निर्मित है। इसके बाद में देखो आता है खनन को प्रभावित करने वाले कारक,
कि जिन क्षेत्रों में देखो खनिज पाए जाते हैं, ये नहीं कि जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ पे निकाले जाते हैं, कि उनकी भी आवश्यकता, उनकी भी क्या होती है, लिमिट होती है, कि उसी आधार पे उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और उनके क्या है, प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसमें से 2 कारक महत्वपूर्ण कारक हैं। एक होता है प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। उन्हीं के आधार पर उस क्षेत्र विशेष में क्या किए जाते हैं, खनिजों को निकाला जाता है। साधारणतः देखो, जिस खनिज में जैसे 1 टन हमने खनिज निकाला, 1 टन में अगर इसमें 25% अगर खनिज ये एस्क निकाला है, जैसे लोहा एस्क निकाला, हमने क्या निकाला है, हमने लोहा एस्क निकाला है, लोहा एस्क 1 टन निकाला है। अगर इसमें 1 टन में 25% अगर इसमें लोहे की मात्रा अगर नहीं है तो ये आर्थिक दृष्टि से क्या है, लाभकारी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनको निकाला जाता है कि उनसे जो वही उन्हीं क्षेत्रों में इससे अधिक वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसके लिए ये क्या है कि जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं निकाले जाते हैं, उनको प्रभावित करने वाले क्या है, 2 कारक हैं, जो कौन कौन से हैं, जिसमें प्राकृतिक दशाएं और एक होती है मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं में देखो कि वहाँ पे कैसे जो खनिज भंडारों की स्थिति है, कि वहाँ पे कितनी मात्रा में, कि वहाँ पे ये नहीं कि 1 टन ही खनिज है बस, तो वहाँ पे निकालने, उस 1 टन को निकालने में क्या अत्यधिक खर्च हो जाता है, कि वहाँ पे उसके भंडार कितने हैं। तो खनिज भंडारों की स्थिति के बारे में कि वहाँ पे कितनी मात्रा में खनिज है। इसके अलावा दूसरे इसमें आता है उसकी कोटि, कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कि उच्च कोटि का, जैसे लोहा के बारे में पढ़ते हैं हम 4 प्रकार के, ठीक है, लोहा के पढ़ते हैं, कोयले के बारे में पढ़ते हैं तो उसके भी 4 प्रकार पढ़ते हैं हम उसकी गुणवत्ता के आधार पे, ठीक है। तो उसकी कोटि कैसी है और उसकी मात्रा कितनी मात्रा है वहाँ पे, कि वो कितनी मात्रा में है, 10 टन, 20 टन, 50 टन, कितनी मात्रा में पाया जाता है। उसका प्रकार किस प्रकार का हो, कि एक अच्छा क्वालिटी का है, अच्छे प्रकार का है। और एक होती है संपन्नता, कि उस क्षेत्र विशेष क्या है, उस निकालने में सक्षम है नहीं है। और एक है वहाँ पे बाजार क्षेत्र की समीपता, कि उसको निकालने के बाद उसको कहाँ बेचा जाए, कौन क्षेत्र में उसकी मांग होगी, कि निकालने के बाद ये तो नहीं रखने के नहीं निकाल रहे हैं कि वहाँ पे उसको निकाला और रख लिया, कि उसको बेचने के लिए बाजार में उसकी बाजार की निकटवर्ती क्षेत्र है या बाजार की समीपता कैसी है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक दशाएं या प्राकृतिक कारक है, जो क्या करते हैं, खनन क्रिया को प्रभावित करने वाला एक कारक है। दूसरा कारक आता है मानवीय कारक। दूसरा कारक कौन सा आता है, मानवीय कारक है, कि मानव के द्वारा उस वस्तु विशेष या उस खनिज की क्या है, मांग कैसी है, कि मानव के द्वारा उस क्षेत्र विशेष में कि खनिज की मांग कैसी है, उस क्षेत्र विशेष में खनिज को या जो श्रमिक होते हैं उनको लाने ले जाने, उनके परिवहन, जो सामान को ले जाने, कच्चा माल को ले जाने, या जो निकाला जाता है खनिज उसको ले जाने के लिए जो यातायात सुविधा कैसी है, और उसके जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा उसमें उस क्षेत्र विशेष में श्रम शक्ति है, उसको निकालने के लिए कुशल श्रमिक है, कैसे श्रमिक हैं, तो वहाँ पे उसको निकाल सकते हैं नहीं है, निकालने में सक्षम है नहीं है, तो उनके बारे में। एक होता है तकनीकी विकास का स्तर, कि निकालने में एक तो क्या है, सामान्य तरीके से निकाला जाए, कि वैज्ञानिक रीति से निकाला जाए, कि दोबारा उस क्षेत्र विशेष में क्या है, खनन की आवश्यकता नहीं हो, कि जो भी खनिज पाया जाता है उसको हम आसानी से निकाल सके, ठीक है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। तो उस क्षेत्र में तकनीकी विकास कैसा है। और कुछ होती हैं सरकारी नीतियाँ ऐसी होती हैं कि इस क्षेत्र विशेष में क्या करती हैं, खनन क्रिया को प्रभावित करती हैं। उस खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले ये 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक जो प्रकृति के द्वारा है, कि भंडारों की स्थिति है, उसकी कोटि है, उसकी मात्रा है, उसके प्रकार है, कैसा पाया जाता है। मानवीय कारक जो मानव के द्वारा उसकी मांग है, यातायात की सुविधा है, आधुनिक जो तकनीकी है उसका स्तर है, तथा वहाँ पे जो श्रम है, ये सभी क्या है, मानवीय कारक है, ठीक है। अब आती है इसकी विशेषताओं के बारे में। ये तो इसके क्या है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन क्या होता है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। अगले आती है खनन की विशेषताएं। खनन की जो क्रिया है एक प्राथमिक क्रिया है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताओं मुख्य रूप से देखो, खनन की विशेषताओं में यह क्या है कि प्राकृतिक संपदा है। खनिज क्या है कि प्राकृतिक संपदा है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है, किसी मानव के द्वारा इसको निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि प्रकृति द्वारा बनकर, प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा इसका निर्माण होता है। यह एक प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा है कि प्राकृतिक संपदा। दूसरा इसमें आता है प्राकृतिक संपदा है, और दूसरे इसमें आता है कि प्राकृतिक संपदा में
जो भी धातु पाई जाती हैं उन धातुओं में क्या है, लोह धातु है। उस धातु में क्या है, लोह धातु है। वो धातु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक प्राकृतिक संपदा है। इसमें क्या है, लोह धातु जो पाई जाती है, इसमें जो लोहा है वो मुख्य रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका वितरण कैसा पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। जो इसकी विशेषताओं में कि खनन की है, जो इसमें जो खनिज निकाले जाते हैं उन खनिजों का देखो वितरण है कि हर क्षेत्र में एक ही प्रकार का या समान प्रकार का जो खनिज नहीं पाया जाता है, उसकी समान मात्रा नहीं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उनकी अलग अलग क्या होती है, मात्रा होती है। असमान इसका वितरण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसको निकालने के लिए क्या होती है, एक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। परिवहन साधनों की जो आवश्यकता होती है, हमने यहाँ पढ़ा जो तकनीकी विकास का स्तर है, तकनीकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी पूंजी की मात्रा इसमें अधिक लगती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये खनिज पदार्थ हैं, इनमें से अधिकांश खनिज ऐसे हैं जो अनव्यकरणीय हैं। कौन से हैं, अनव्यकरणीय हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, यानी जिनको हम एक बार समाप्त होने के बाद जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, वे खनिज क्या कहलाते हैं, अनव्यकरणीय खनिज कहलाते हैं। वे खनिज कौन से खनिज हैं, अनव्यकरणीय खनिज हैं, जिनको हम एक बार समाप्त होने के बाद या काम में लेने के बाद दोबारा उनको प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला है, देखो विश्व में भूगर्भ में पाया जाता है। अगर भूगर्भ में वह कोयला समाप्त हो गया तो उस कोयले को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको बनने में कई वर्ष लगते हैं। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। अब अगला आता है इसमें खनिजों का वर्गीकरण। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों का वर्गीकरण के बारे में कि खनिजों का वर्गीकरण कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या कितने प्रकार से बांटा गया है, तो वो देखेंगे आगे। अब देखो आता है खनिजों के वर्गीकरण के बारे में। खनिजों का वर्गीकरण है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि खनिजों को देखो विश्व में मुख्य रूप से कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी लगभग 1600 से अधिक क्या प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 1600 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से 200 खनिज ऐसे हैं जिनको निकाला जाता है या जिनका उपयोग किया जाता है। 200 खनिज ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता है। 1600 से अधिक खनिज निकाले जाते हैं, यानी 1600 से अधिक निकाले जाते हैं, और जिनमें 200 का ये क्या किया जाता है, उपयोग। 200 को निकाल कर, यानी इतने पाए जाते हैं और इनको निकाल कर 200 के लगभग निकाल कर क्या किया जाता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है या अनेक कार्यों में इसको उपयोग में लिया जाता है। लेकिन वर्तमान की आर्थिक जो तंत्र है, उस आर्थिक तंत्र के अनुसार क्या है, लगभग क्या है 80 प्रकार की जो खनिज हैं उन्हीं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 80 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको देखो अलग अलग प्रकार, अलग अलग उपयोग के आधार पे, अलग अलग इसकी रासायनिक जो गुणवत्ता है उसके आधार पे इसे अलग 3 भागों में विभाजित किया जाता है या इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक और तीसरा होता है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज देखो कौन से खनिज होते हैं कि वे खनिज जिन खनिजों में क्या पाया जाता है, धातु का अंश पाया जाता है या धातु की मात्रा पाई जाती है, वे खनिज क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक जिसमें किसी प्रकार का कोई धातु का अंश नहीं पाया जाता है, वे खनिज क्या कहलाते हैं, अधात्विक कहलाते हैं। ईंधन खनिज जिनसे प्राप्त, यानी जिनको काम में लेने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, या वे ऊर्जा प्राप्त होने वाले खनिज क्या कहलाते हैं, ईंधन खनिज कहलाते हैं। अब इनको भी देखो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जो धात्विक खनिज है इसको देखो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है लोह धात्विक और दूसरा होता है अलोह धात्विक। लोह धात्विक और अलोह धात्विक। लोहा धात्विक में देखो कौन कौन से आते हैं। लोहा धात्विक में आता है लोहा आता है, निकेल आता है और मैग्नीज आता है, यानी जिनमें धातु का या लोहे की मात्रा होती है। जिन धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा होती है वे क्या कहलाते हैं, लोह धात्विक कहलाते हैं। जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं, अलोह धात्विक कहलाते हैं। धातु का अंश होता है लेकिन लोहे की मात्रा के आधार पे धात्विक खनिजों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया गया है कि एक लोह धात्विक और दूसरा अलोह धात्विक। लोह धात्विक का देखो उदाहरण देखो, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, ये सभी क्या है, लोह धात्विक के क्या है, उदाहरण है। अलोह धातु देखो तांबा, सीसा, जस्ता,
एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, अलोह धातु के हैं, जिनमें क्या है, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये सभी देखो धातु खनिज तो हैं ही, लेकिन इनको लोहे की मात्रा के आधार पे धातु खनिज पूछे तो ये सारे धातु खनिज हैं, लेकिन लोहे की मात्रा के आधार पे दो भागों में लोह धातुक और अलोह धातुक, ये सभी क्या है, लोह धातुक हैं, और ये सभी क्या है, अलोह धातुक हैं। ठीक है, तो इनके आधार पे इन्हें दो भागों में। अधातु खनिजों को देखो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, मुख्य रूप से जिसमें क्या होती है कि जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वे खनिज क्या कहलाते हैं, अधातु खनिज कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी देखो अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो इसमें आता है एक इमारती होता है, इमारती में कौन से आते हैं, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है, इमारती हैं, इमारती है, धात्विक है। एक दूसरे इसमें आता है इमारती के बाद में रासायनिक, रासायनिक में देखो कौन से आते हैं, रासायनिक में जैसे इसमें है नमक है, ठीक है, नमक आता है, गंधक है, ये सभी किसमें आते हैं, रासायनिक है, धात्विक खनिज है। एक इसमें होता है रत्न, रत्न में क्या आते हैं, जिसमें सोना, रत्न में देखो सोना, चांदी, हीरा, ये सारे किसमें आते हैं, सॉरी सोना इसमें रत्नों में आते हैं, हीरा आता है इसमें मुख्य रूप से, रत्नों में क्या आता है, हीरा इसके अंतर्गत मुख्य है इसमें। ठीक है, रत्नों में हीरा, सोना, प्लेटिनम है, ये इसके अंतर्गत आते हैं जो रत्न है। यानी मुख्य रूप से जिसमें धातु का अंश नहीं होता है वे खनिज क्या कहलाते हैं, अधातु के खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है ईंधन खनिज, तो ईंधन खनिज में देखो कौन से आते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, एक होता है प्राकृतिक गैस, ये मुख्य है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ईंधन खनिज के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है, धातु खनिज है, ये सभी क्या है, अधातु खनिज है, और ये क्या है, ईंधन खनिज है। यानी इसको गुणवत्ता के आधार पर से तीन श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, धातु खनिज, अधातु खनिज और ईंधन खनिज। धातु खनिज को दो भागों में, लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज, लोह मात्रा के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में आता है खनिजों के वितरण। देखो खनिज मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं, भूगर्भ में पाए जाते हैं, और भूगर्भ में क्या पाई जाती है, चट्टानें होती हैं। उन्हें चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन्हीं चट्टानों में क्या है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें हमने चट्टानों के बारे में तीन प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आग्नेय चट्टान है, कायंत्री चट्टान है, एक अवसादी या इसे क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। और इसमें सभी में देखो अलग अलग विशेषताओं के बारे में पढ़ा, अलग अलग इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में, कौन कौन से इनमें खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में। तो देखो आग्नेय चट्टानें जो कठोर होती है, जिसमें रवे नहीं होते हैं, ठीक है, रंध्र नहीं होते हैं, तो उसमें देखो सोना है, चांदी है, तांबा है, शीशा है, मैग्नीज है और अभ्रक है। जिसमें कौन कौन से पाए जाते हैं आग्नेय में, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, मैग्नीज और अभ्रक। ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। कायंत्री चट्टान है कि इन आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों के क्या रूप परिवर्तित होने के कारण से, उसमें रूप परिवर्तित होने के कारण से बनने वाली जो चट्टान है वो चट्टान कौन सी कहलाती हैं, कायंत्री चट्टान कहलाती हैं। और ये आग्नेय चट्टान कौन सी है, एक मौलिक चट्टान है, मूल चट्टान है, और इसका रूप परिवर्तन होने के कारण से क्या बनती है, कायंत्री चट्टान बनती है। और इसी के टूटने से, विखंडित होने से, विघटित होने से क्या बनती है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो कायंत्री चट्टान में देखो ग्रेफाइट है, हीरा है, संगमरमर है, ये सभी क्या है, कायंत्री चट्टान के उदाहरण है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मुख्य है ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, ये क्या है, कायंत्री चट्टान के उदाहरण है। जिसमें अवसादी चट्टान या उन्हें क्या कहते हैं, परतदार चट्टान, अवसादी या उसे क्या कहा जाता है, परतदार चट्टान के नाम से रहता है, जो एक परतों के रूप में हवा के द्वारा या जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, उड़ाकर लाए गए अवसाद उनके जमने से बनने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखो रॉक फास्फेट है, इसके अलावा क्या है, पोटास है, इसके अलावा देखो नमक है, इसके अलावा क्या आता है, पेट्रोलियम आता है, कौन सा आता है, पेट्रोलियम, कौन सा आता है, और कोयला, इसके अलावा क्या आती है, प्राकृतिक गैस, और कौन सी आती है, प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है कि इन अवसादी चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं।
तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें हैं, अग्नि, कायांतरित अवसादी या उसे क्या कहते हैं, परतदार कहते हैं। तो ये खनिजों के वितरण है जो चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन कौन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ये कंप्लीट हो चुका है प्राथमिक व्यवसाय के बारे में, जिसमें हमने कितने व्यवसायों के बारे में पढ़ा है, हमने 7 व्यवसायों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। 7 व्यवसाय जिसमें आखेट के बारे में, संग्रहण के बारे में, पशुचारण के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में, कृषि के बारे में, लकड़ी काटने के बारे में, और 7वां हमने किसके बारे में पढ़ा, खनन क्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर हम पूरा हो गया है। अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन होगा, उसका हल किया जाएगा, उसके बाद ही अगला जो टॉपिक है वो शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।